Hello all. In our previous video, we have studied about what is justice and their meanings. We have studied uh, what is open society, how justice is only relevant in open society, not in authoritarian regime or a communist regime or a purely competitive regime. We have studied the context in which Rawls has propounded his theory of justice. उस context को समझा हम लोगों ने जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है 1950 और 60s में यूएसए में उस टाइम पॉलिटिकल बिहेवियरलिज्म का दौर चल रहा था। बिहेवियरलिज्म का मतलब पॉलिटिकल साइंस को एक प्योर पॉलिटिकल साइंस में कन्वर्ट करने का रेस चल रहा था। और उसी टाइम 1950 और 60s में कई सारे मूवमेंट चल रहे थे, जैसे ब्लैक राइट्स मूवमेंट चल रहे थे, फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, इन्वायरमेंटल मूवमेंट चल रहे थे, डिसआर्मामेंट रिलेटेड मूवमेंट चल रहे थे। और पॉलिटिकल साइंस के पास कोई सॉल्यूशन नहीं था ऑफर करने के लिए। और इस कॉन्टेक्स्ट में रॉल्स ने theory of justice propound किया। और we have studied major works of Amartya Sen, Ronald Dworkin, Robert Nozick and Isaiah Berlin. And we have also studied prominent works of John Rawls. First one is Justice as Fairness, which has been written in 1958. Thereafter, Theory of Justice, Political Liberalism, and The Lodge. And we have studied the why John Rawls has been categorized as social liberal और liberal egalitarian. हम लोगों ने उसके मतलब को पढ़ा कि सोशल लिबरल का क्या मतलब होता है, thereafter लिबरल egalitarian का क्या मतलब होता है, हाउ यूटिलिटेरियनिज्म के अगेंस्ट थे जॉन रॉल्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज किया। Now we are going to study about thinkers which have influenced John Rawls significantly. तो सबसे पहले नाम आता है जॉन लॉक का, जिन्होंने जॉन रॉल्स के आइडियाज़ को मेजरली शेप किया। हम लोग जॉन लॉक को वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जब पढ़ेंगे उस टाइम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी उनके कुछ मेजर आइडियाज़ को समझ लेते हैं और उनके कुछ टाइमलाइन को भी पढ़ लेते हैं कि जो एग्ज़ाम में कुछ ट्रिवियल इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, अगर आपको पता होगा तो आप इजीली ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाओगे और उसे सही कर पाओगे। तो 1632 में उनका बर्थ हुआ और 1704 में उनकी डेथ हुई। और उन्होंने 1688 में ही विटनेस्ड ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और उस टाइम जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म बोला जाता है। उन्होंने अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्लुएंस किया। ये भी कहा जाता है कि जो यूएसए का जो सिस्टम है वो लॉकियन कहा जाता है और ब्रिटेन के सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम को हबेशियन कहा जाता है। थॉमस हॉब्स जो ब्रिटेन के थे और उनके आइडियाज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया था ब्रिटेन पॉलिटिकल सिस्टम में। और जॉन लॉक जिनके आइडियाज़ को यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया गया। तो हम आगे देखते हैं कि लॉक के कौन कौन से आइडियाज़ हैं और वो आइडियाज़ जॉन रॉल्स को कैसे इन्फ्लुएंस किए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जॉन लॉक्स, जो नेचुरल राइट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 3 नेचुरल राइट्स के बारे में बताया, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। और उन्होंने बोला कि ये राइट्स गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से के पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स जब स्टेट
का कंसेप्ट नहीं था, जब गवर्नमेंट नहीं थी, तो उससे पहले स्टेट ऑफ नेचर में ये राइट्स प्रिवेल करती थी। राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। और इनका सेकंड मेजर आइडिया है, वो उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात करें तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का मतलब होता है कि इसको ऐसे समझते हैं कि जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है और जो गवर्नड होते हैं, या फिर इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो रूलर हैं और जो रूल्ड हैं, जिन पर शासन किया जा रहा है, तो उनके बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होती है कि हमारे कुछ राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगे, कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे, और जो सामने वाला है, जो स्टेट है, गवर्नमेंट है, उनके कुछ राइट्स होंगे, ड्यूटीज होंगे और ऑब्लिगेशन होंगे। और इसमें जो गवर्नड हैं, जो जिन पर शासन किया जा रहा है, वो उनके कंसेंट पर बेस्ड होता है, अथॉरिटेटिव नहीं होता है। जैसे हम इसको आज के समय में समझ सकते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट और जो पीपल ऑफ इंडिया है, उनके बीच में क्या क्या सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। जैसे हम बात करें तो हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंश्राइंड हैं, कुछ हमारी ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे हमें टैक्स पे करना है, और कुछ राइट्स गवर्नमेंट के हैं, कुछ ड्यूटीज़ गवर्नमेंट के हैं, कुछ ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट को हमें सेफ्टी प्रोवाइड करना है, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करना है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट काम करती हैं। और आगे जॉन रॉल्स को लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए क्रेडिट दिया जाता है। ये जो जॉन रॉल्स पे इन्फ्लुएंस है वो स्ट्रक्चरल है, सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। जैसे रॉल्स का कहना था कि जस्टिस प्रिंसिपल्स मस्ट बी दोज दैट फ्री एंड इक्वल पर्सन्स वुड एग्री टू। मतलब रॉल्स के अकॉर्डिंग सोसाइटी के रूल्स या जस्टिस के प्रिंसिपल तभी सही माने जाएंगे जब फ्री और इक्वल लोग मिलकर उन पर एग्री करें, अपनी सहमति दें। इसका मतलब है कि जस्टिस जो है वो ऊपर से इम्पोज नहीं होना चाहिए, थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, बल्कि रैशनल और जो इक्वल लोग हैं, बराबर लोग हैं, की म्यूचुअल एग्रीमेंट से आनी चाहिए। अगर हम दूसरा hello all, sorry for abrupt disruption in last video. Let's continue.
John Rawls uses the original position as hypothetical contract situation. इसका मतलब क्या है? जॉन रॉल्स ने अपनी बुक थियरी ऑफ जस्टिस में एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जिसे कहते हैं वो ओरिजिनल पोजीशन। ये ओरिजिनल पोजीशन हिस्टोरिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बल्कि ये हाइपोथेटिकल, दैट इज काल्पनिक और इमेजिनरी सिचुएशन है जिसमें सभी लोग सोसाइटी के सभी लोग सोसाइटी के लिए रूल्स चूज कर रहे होते हैं। चूंकि लोग जो है इंडिविजुअल है वो रैशनल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ऑटोनॉमस होते हैं, और अगर वही लोग एक फेयर एंड रैशनल प्रोसीजर के साथ अगर चूज करेंगे तो आउटकम भी रैशनल होगा। तो जॉन रॉल्स ने ओरिजिनल पोजीशन में ये बताया है कि जो सोसाइटी के लोग रूल्स चूज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो सोसाइटी में कौन होंगे। जैसे वो सोसाइटी में रिच होंगे या पुअर होंगे, मेल होंगे या फीमेल होंगे, अपर कास्ट होंगे या लोअर कास्ट होंगे, उनकी पोजीशन क्या होगी, उनकी पोजीशन डिसएडवांटेज्ड होगी या एडवांटेज पोजीशन में होगी, वो वे पावरफुल होंगे या वीक होंगे, वो मेजॉरिटी होंगे या माइनॉरिटी होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। अगर वो पर्सन चूज करें और उनके लिए रूल्स बनाने हो, तो चूंकि उन्हें नहीं पता कि उनकी पोजीशन क्या होगी, तो उन्हें ये अज्ञानता है, इग्नोरेंस है कि उन्हें नहीं पता कि वो क्या होंगे। तो इसको जॉन रॉल्स व्हील ऑफ इग्नोरेंस बोलते हैं। उनको वो एक कर्टन के पीछे हैं और वो आगे नहीं देख सकते कि वो सोसाइटी में उनकी पोजीशन क्या होगी, और वो रूल्स बना रहे होते हैं फ्यूचर में कि सोसाइटी में कि अगर उनकी पोजीशन पुअर होगी, अगर उनकी पोजीशन रिच होगी, अगर वो मेल हुए या फीमेल हुए, अपर कास्ट हुए या लोअर कास्ट हुए, तो वो जब भी रूल्स बनाएंगे तो वो इन सभी चीज़ों को माइंड में रख के ही बनाएंगे कि अगर अगर मेरा बर्थ अगर लोअर कास्ट में हुआ तो हम कैसे अपने जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर अगर लोअर कास्ट में हुआ या अगर फीमेल हुआ तो कैसे हम मैक्सिमम राइट्स या अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही वो रूल्स बनाएंगे कि जिसमें उन्हें अगर डिसएडवांटेज पोजीशन में भी अगर वो जाते हैं तो उन्हें कम से कम मिनिमम चीज़ें मिलनी चाहिए। अगर हम जॉन रॉल्स के कुछ मेजर वर्क्स की बात करें तो उनकी पहली मेजर वर्क है टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, एंड दूसरी मेजर वर्क है एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। उनकी थर्ड बुक है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, एंड फोर्थ बुक है सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन। सो हम आगे बढ़ते हैं और रॉल्स पे जो सेकंड मेजर थिंकर्स हैं जिनका मेजर इन्फ्लुएंस है तो वो इमैनुअल कांट हैं। तो कांट की एक बहुत ही फेमस कोट है जो हम सब ने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि ह्यूमन इज नॉट अ मीन बट एंड इन देमसेल्व्स। हम ह्यूमन को एक टूल की तरह, मीन की तरह हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते हैं। और इमैनुअल कांट ने कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का कंसेप्ट दिया। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है कि ये कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि ये यूनिवर्सल मोरल रूल है जो कहता है कि हम ऐसा एक्ट करें जो सबके लिए यूनिवर्सल यूनिवर्सल और पार्शियल हो सके और हर इंसान को डिग्निटी के साथ ट्रीट करें। तो इसको हम अगर एग्जांपल से समझे तो ऐसे समझ सकते हैं कि ये अगर हम झूठ बोलते हैं और चाहे कि सब लोग भी झूठ बोलें तो सोसाइटी में क्या होगी,
डिसबैलेंस होगी, सोशल हार्मनी ख़त्म हो जाएगी, ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए झूठ बोलना एक इमोरल चीज़ है। कांट ने ये बताया है कि अगर हम ये जानना चाहें कि कोई जो वैल्यू है वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव में आते हैं या नहीं आते हैं, तो इसके लिए उन्होंने 2 टेस्ट को बताया। पहला कि क्या ये रूल सब पर अप्लाई हो सकता है? दूसरा, क्या मैं चाहता हूँ कि ये यूनिवर्सल बन जाए? अगर नहीं, तो वो एक्ट गलत है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन डिग्निटी की, तो हम चाहते हैं कि ये जो है ह्यूमन डिग्निटी सब पर अप्लाई हो, सबको इक्वल ह्यूमन डिग्निटी मिले, सबकी लाइफ जो है वो डिग्निफाइड लाइफ हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 21 में भी कहा गया है कि एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। और हम ये भी चाहते हैं कि ये जो ह्यूमन डिग्निटी है ये यूनिवर्सल बन जाए, सबको मिले। इसलिए ये मॉरल है, ये वैल्यू कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है। और कांट ने ह्यूमन डिग्निटी को एक कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की कैटेगरी में रखा है। कांट के अकॉर्डिंग ईच पर्सन possesses inviolability of human dignity, which means a person's dignity cannot be violated. इसको हम समझ सकते हैं कि इंसान की जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, डिग्निटी है, मोरल वैल्यू है, को तोड़ नहीं सकते। मेजॉरिटी और मेजॉरिटी के फायदे के लिए किसी एक को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कांट और यूटिलिटेरियनिज्म में अगर डिफरेंस करें तो हम समझ पाएंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। यूटिलिटेरियनिज्म जो बेंथम के द्वारा दिया गया है वो क्या कहता है कि कि जिससे सबसे ज़्यादा लोग खुश हो जाए वही सही है, जिससे सबसे ज़्यादा लोग खुश हो जाए वही सही है। और कांट का क्या कहते हैं कि अगर एक इंसान की भी डिग्निटी वायलेट हो रही है, उसकी डिग्निटी को हार्म हो रही है, तो वो गलत है, चाहे मेजॉरिटी खुश हो या ना हो। According to Kant, humans are rational and autonomous. इसका मतलब है कांट कहते हैं कि इंसान जो है वो रैशनल, दैट इज तर्क समर्थ होते हैं, और वो अपने डिसीजंस खुद लेने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा, कांट के अकॉर्डिंग जो मोरल लॉ इज सेल्फ इम्पोज्ड थ्रू रीजन। इसका क्या मतलब है कि कांट कहते हैं कि जो मोरालिटी है वो बाहर से इम्पोज नहीं होती है, वो गॉड के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा इम्पोज नहीं किया जाता है, बल्कि हम अपनी तर्क शक्ति से खुद डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए मोरल लॉ को हम खुद पर लगाते हैं। और इसे कहते हैं सेल्फ लेजिस्लेशन। और तीसरा, एवरी पर्सन हैज इंट्रिंसिक डिग्निटी। इसका मतलब ये है कि हर इंसान की अपनी एक वैल्यू होती है, एक इंट्रिंसिक वर्थ होती है, और इंसान को कभी सिर्फ एक टूल या साधन, जब बोले तो मीन की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। और ह्यूमन डिग्निटी को वायलेट किसी भी हालत में नहीं किया जा सकता है। रॉल्स ने ऊपर के तीनों प्रिंसिपल्स को पॉलिटिकल थ्योरी और जस्टिस प्रिंसिपल में अप्लाई किए हैं, और रॉल्स ने इन प्रिंसिपल्स को फ्री और इक्वल लोगों को रिस्पेक्ट करते हुए बनाए जाने चाहिए, ऐसा कहा है उन्होंने। अब हम ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस जो पहले भी पढ़ा है कि ओरिजिनल पोजीशन का मतलब क्या है कि ये जो इंडिविजुअल हैं, जो रैशनल पर्सन हैं, जो ऑटोनोमस हैं, जो खुद डिसीजन करने में समर्थ हैं, लॉजिकल हैं तो वो जब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जबकि उन्हें नहीं पता कि उनकी सिचुएशन क्या होगी,
वो रिच होंगे या पुअर होंगे, पावरफुल होंगे या वीक होंगे, मेजॉरिटी होंगे या माइनॉरिटी होगी, तो वो बायस्ड रोल चूज नहीं करेंगे। और जो इस इग्नोरेंस है कि उनको नहीं पता कि वो क्या होंगे, इसे व्हील ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। तो हम ओरिजिनल पोजीशन और व्हील ऑफ इग्नोरेंस को साथ में ही कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये दोनों समझ लिया, और कांट के क्या इन्फ्लुएंस है वो भी समझ लिया। कांट का जो यूनिवर्सलाइजेशन का टेस्ट है वो इंडिविजुअल मोरल लेवल पर काम करता है, जबकि जो रॉल्स उसी लॉजिक को पॉलिटिकल लेवल पर अप्लाई करते हैं। जैसे कांट कहते हैं कि रूल्स तभी सही हैं जब सब पर इक्वली अप्लाई हो सके, और रॉल्स कहते हैं जस्टिस के रूल्स तभी सही हैं जब फ्री और इक्वल लोग न्यूट्रल पोजीशन में उन्हें चूज करें एक रैशनल प्रोसीजर के साथ। तो हम लोगों ने दो थिंकर्स जॉन लॉक और कांट का जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस पे क्या इन्फ्लुएंस हुआ उनको देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉन रॉल्स के प्रिंसिपल्स और उनके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स जो क्रिटिसाइज किए हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।